Hello, champions. Welcome back to Optimistic Jeet channel. In this lecture, we will discuss the fifth part of current affair of December 2022. आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट 5 देखेंगे, जो कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जुड़े हुए करंट अफेयर्स रहेंगे। और हम देखेंगे कि दिसंबर का जो सेकेंड वीक रहा उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ रहे, उनकी थीम क्या रही, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थीं जिनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में दिसंबर के सेकेंड वीक में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ हम 20 पॉइंटर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि सभी आपके दिसंबर के सेकेंड वीक से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा किसी को किसी भी प्रकार की सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है या उसको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, अगर वो चाहें तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एज सुन एज़ पॉसिबल हम उनकी क्वेरीज़ को दूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2022। सबसे पहले आपका आता है आर्म्ड फोर्सेस फॉर फ्लैग डे, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला आपका है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। इसकी इस बार की थीम यानी कि विषय वस्तु रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, वैश्विक विमानन के विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। आगे हम देखते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क। यहाँ पे हम सार्क यानी कि दक्षेस की बात करेंगे। तो सार्क का चार्टर डे मनाया जाता है 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर को। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में से हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस चार्टर दिवस। आगे हम देखते हैं, अगला है ह्यूमन राइट्स डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है यानी कि मानवाधिकार दिवस। एक चीज़ यहाँ पे विशेष करके आप हिंदी माध्यम वाले लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को हर वो चीज़ हिंदी में अवेलेबल हमने कराई है जिसकी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो आप किसी भी माध्यम के हों आपको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको हमने प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में हमने उसको नहीं लिखा है। फिर भी अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपनी सारी बातों को वहाँ कह सकते हैं। तो हम देख रहे थे ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और इसकी इस बार की थीम रही यानी कि विषय वस्तु डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता एवं न्याय। इसके बाद हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यूनिसेफ डे, 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अब यहाँ पे आपको मिलता है एक टास्क, और वो टास्क ये है कि आपको यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार की पर्वत दिवस की थीम रही यानी विषय वस्तु रही वुमेन मूव माउंटेन्स, यानी कि महिलाएं पहाड़ों को हिलाती हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी बात की गई है, और कहा गया है कि जो वुमेन हैं यानी कि जो महिलाएं हैं वो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि पहाड़ों को हिला सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट जो आपका डे है इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जो कि 14 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण
पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिनका अभी दिसंबर के सेकेंड वीक में निधन हुआ है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आता है प्रोफेसर योगिंदर के अलग। क्या नाम आता है? प्रोफेसर योगिंदर के अलग, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। ये एक जाने माने अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके बाद अगले हैं कुंबले सुंदर राव, जो कि यक्षगण नर्तक थे, यानी कि यक्षगण डांसर थे, कुंबले सुंदर राव। अगली हम बात करेंगे कृष्णा जी राव की, जो कि वेटरन कन्नड़ एक्टर थे, यानी कि प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे। फिर हम देखते हैं ग्रांट वहेल। तो ग्रांट वहेल जो हैं वो अमेरिकन सॉकर जर्नलिस्ट थे, यानी कि अमेरिकी फ़ुटबॉल पत्रकार थे, और ये अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहे, क्योंकि इनकी डेथ जब हुई है तो उस समय ये कतर जो फीफा आपका विश्व कप हो रहा था, कतर में वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, उसको ये वहाँ पे ऑन ड्यूटी थे, वहाँ पे अपने जर्नलिज्म का काम कर रहे थे, उसको कवर कर रहे थे, और उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हैं आपके जनरल मिरोस्ला। जनरल मिरोस्ला जो हैं वो पोलैंड के ओनली कॉस्मोनॉट थे, यानी कि पोलैंड के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री। जनरल मिरोस्ला वाज पोलैंड्स ओनली कॉस्मोनॉट। इसके बाद हम देखते हैं केन्नेथ पॉवेल, जो कि इंडिया से हैं, यहाँ पे नाम पे मत जाइएगा। केन्नेथ पॉवेल आपके इंडिया से हैं, जो कि ओलंपियन थे। केन्नेथ पॉवेल आपके क्या थे? ओलंपियन थे। ये जो आपका 1970s में ओलंपिक्स की टीम ने जो मेडल जीता था उसका ये हिस्सा भी रहे हैं, एथलीट थे ये। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो ये हैं प्रव्राजिका भक्ति प्राणा। प्रव्राजिका भक्ति प्राण ये थे प्रेसिडेंट ऑफ श्री शारदा मठ एंड रामकृष्ण शारदा मिशन। प्रव्राजिका भक्ति प्राणा ये प्रेसिडेंट थे श्री शारदा मठ के और रामकृष्ण शारदा मिशन के। इसके बाद हम देखते हैं सुलोचना चव्हाण। तो सुलोचना चव्हाण वॉज रिनाउंड मराठी लावणी सिंगर। जो आपका लावणी होता है मराठी में, उसकी ये जानी मानी सिंगर थी सुलोचना चव्हाण। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। इसके बाद हम देखते हैं जूलिया रिचार्ड। तो जूलिया रिचार्ड जो हैं, सी वॉज वेटरन डॉक्यूमेंटेरियन। डॉक्यूमेंट्री जो होती है उसको हम बोलते हैं वृत्तचित्र। क्या बोलते हैं? वृत्तचित्र, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी इसका नाम था अमेरिकन फैक्ट्री, जिसने 2020 में ऑस्कर भी जीता है। ठीक है, 2020 में 2020 में ऑस्कर अवार्ड मिला था अमेरिकन फैक्ट्री, जो कि एक फीचर फिल्म थी, जो कि डॉक्यूमेंट्री थी आपकी जूलिया रिचर्ड की, उसको ऑस्कर मिला था। तो इसी के साथ आपके जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की डेथ है वो कवर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स के पॉइंट्स की तरफ, जो कि 20 रहेंगे इस लेक्चर में। आगे के हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। भारत का पहला ड्रोन कौशल एवं प्रशिक्षण का आभासी ई प्लेटफॉर्म। तो ये कहाँ पे अभी इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। इसका उद्घाटन किया है श्री अनुराग ठाकुर ने, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड यूथ अफेयर्स एंड गेम्स हैं। जो श्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने चेन्नई में इस भारत के पहले ड्रोन कौशल एवं प्रशिक्षण के आभासी ई प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। और अनुराग ठाकुर आपके जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके, और यूथ अफेयर्स यानी कि युवा मामलों के और खेल के मंत्री हैं केंद्र सरकार में। और किस कंपनी ने जो है ये बनाया है? तो एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, जिसका नाम है गरुड़ा एयरो स्पेस कंपनी। तो उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क। तो ड्रोन से डिलीवरी करने का एक हब बनाया गया, एक नेटवर्क बनाया गया, एशिया का पहला है जहाँ पे आपकी डिलीवरी ड्रोन से की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे
बना है तो ये बना है मेघालय में, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? मेघालय की बात हो रही है। किसने बनाया है? तो ये है टेक ईगल नाम की एक कंपनी है, उसने बनाया है। और टेक ईगल ने अभी हाल ही में जो जानवरों की दवा होती है, एनिमल्स मेडिसिन होती है, उसको अरुणाचल प्रदेश में बाई ड्रोन डिलीवर किया था, ठीक है। रिसेंटली फर्स्ट डिलीवरी ऑफ एनिमल मेडिसिन इन अरुणाचल प्रदेश बाई टेक ईगल्स ड्रोन। फिर हम देखते हैं चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया। तो जब हम चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये B20 क्या होता है। तो जिस तरीके से आपका G20 होता है वैसे ही B20 जो है वो बिजनेसमैन्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे G20 शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, G20 समिट होती है तो वहाँ पे सब लोग बैठेंगे और सभी राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पे सब तरीके से बात की जाती है। वैसे ही यहाँ पे B20 जो है वो बिजनेसमैन हैं, उनकी बैठक होगी वहाँ पे। और उसमें जो चेयरमैन चुने गए हैं B20 इंडिया के वो हैं N चंद्रशेखरन। और B20 की इस बार की थीम है रेज। अगर हम रेज की फुल फॉर्म की बात करें तो R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर एक्सेलरेटेड, I फॉर इनोवेटिव, S फॉर सस्टेनेबल और E फॉर इक्विटेबल बिजनेस, यानी कि जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, सतत, न्याय संगत व्यापार या बिजनेस, ठीक है। और जब हम G20 की बात कर रहे हैं, हम B20 की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक होता है C20 जो होता है सिविल 20। क्या होता है? सिविल 20। और इसकी हेड है माता अमृतमयी। क्या है? कौन है हेड? इसकी हेड है माता अमृतमयी। इसकी हेड कौन है? माता अमृतमयी। इसके बाद आपका अगला आता है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। क्या है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी है जिसमें 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 इस तरह में ये मतलब 3 टाइम पीरियड में इसका काम किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें टारगेट है कि 2025 तक 100 टर्मिनल्स को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है वो कितने बनाने का टारगेट है? 100 का। और अभी तक 22 जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अभी तक 22 अभी तक आपके स्थापित हो चुके हैं गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि पहला कार्गो टर्मिनल, तो वो था आसनसोल यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हम देखते हैं 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। तो ये हुआ 8 से 10 दिसंबर 2022 तक। और कहाँ हुआ? तो ये हुआ गोवा में। और इसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन 2022 अवार्ड, टाइम मैगजीन के 2022 के जो है पुरस्कार दिए गए। इसमें पर्सन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो ये मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। और उसके साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन के लोगों ने अभी हाल ही में हुए युद्ध में जो हिम्मत दिखाई, जो स्पिरिट दिखाई, उसको भी पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो 2 लोगों को मिला है, एक तो है व्लादिमीर जेलेंस्की और दूसरा है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। अगर हम देखें कि टाइम मैगजीन का टाइम हीरोज़ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये ईरान की एक वुमेन को मिला है, जिन्होंने एक्चुअली क्या हुआ था ईरान में, वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था महसा अमीनी, जो कि 22 साल की थी। इन्होंने हिजाब गलत तरीके से, ये किससे रिलेटेड है? हिजाब से रिलेटेड बात है यहाँ पे। तो इन्होंने हिजाब गलत तरीके से पहना था जिसकी वजह से उनको कस्टडी में भेजा गया था और कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है। उसके लिए इन्होंने 6 हफ्तों तक कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट किया, जिसके लिए इनको टाइम हीरोज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं एंटरटेनर ऑफ द ईयर। तो साउथ कोरिया का बैंड है ब्लैक पिंक। क्या है? ब्लैक पिंक। इसका हिंदी में नाम काला और गुलाबी ना कर दीजिएगा, ब्लैक पिंक ही इसका हिंदी में भी नाम रहेगा। साउथ कोरिया बैंड है ब्लैक पिंक, जिसको मिला है एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके बाद हम देखते हैं एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर मिला है आरोन जज को।
आरोन जज कौन हैं? तो ये अमेरिका के बेसबॉल प्लेयर हैं। आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मिशेल यो को, जो कि मलेशिया की एक्ट्रेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स 2022। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन इशू करता है? तो जो बहुत फेमस है वो है हेनले, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा फेमस पासपोर्ट इंडेक्स है वो इशू करता है हेनले। बट यहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट एंड कैपिटल की। क्या हम किसकी हम बात करेंगे? आर्ट एंड कैपिटल। ये कंपनी है जिसने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 लॉन्च किया, इशू किया, जिसमें इंडिया की रैंक है 87th। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो यूएई का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्ट एंड कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2022, द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इज ऑफ यूएई, बट अकॉर्डिंग टू हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इज ऑफ जापान। तो क्या यहाँ पे बात हो रही कि जो हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है उसमें जापान स्ट्रॉन्गेस्ट है, जापान का जो आपका पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जबकि आर्ट एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो यूएई का है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यूएई का जो पासपोर्ट है उससे आपको 180 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है ईजिली, ठीक है। और जापान जो कि हेनले के पासपोर्ट इंडेक्स में पहले रैंक पे था, वो ही आपके आर्ट एंड कैपिटल के रैंक में 24वें नंबर पे है, 24th नंबर पे है। इसके बाद फोर्ब्स की भी लिस्ट आई है 2022 की। इसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात की गई है। फोर्ब्स की जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई है उसमें फर्स्ट रैंक पे हैं उर्सुला वॉन डे लियोन, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, जो आपका यूरोपियन आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन। सेकंड रैंक पे रहीं क्रिस्टीना लेगार्डे, जो कि यूरोपियन कंट्रोल बैंक जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरमैन हैं क्रिस्टीना लेगार्डे। और तीसरे नंबर पे आपकी हैं कमला हैरिस। अगर हम बात करें इसमें इंडियन वुमेन की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है निर्मला सीतारमण का, जिनकी रैंक है 36वें नंबर पे है निर्मला सीतारमण। और भी लोगों के नाम हैं, एक बार आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में आता है तो बेसिकली आप उसको टिक कर सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण के बाद अगर हम देखें तो टोटल 5 हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण को मिला के 6 इंडियन वुमेन हैं इसमें जो फीचर हुई हैं फोर्ब्स की पावरफुल वुमेन में। तो इनमें किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर मल्होत्रा, मधाबी पुरी बूच एंड सोमा मंडल। इसके बाद हम देखते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। तो देखिए ये जो है आपका मिलता जुलता है ट्रू कॉलर से। किससे मिलता जुलता है? ट्रू कॉलर से। तो ये आपको गवर्नमेंट अब जो भी फ़ोन आएंगे उसमें इंस्टॉल करके गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, आपको ट्रू कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ट्रू कॉलर में आपको जो कॉल करता है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है, उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, इसको कौन लेके आया है? तो ये लेके आया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राई, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसके बाद हम बात करते हैं मेघना अहलावत। हम बात कर रहे हैं मेघना अहलावत की, जो कि इंडिया का जो टेबल टेनिस फेडरेशन है TTFI, उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मेघना अहलावत। इसके बाद हम बात करते हैं मनीषा रामदास की। तो 2022 में इन्होंने 11 गोल्ड टोटल जीते हैं और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 का इनको। और BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो जो विश्व बैडमिंटन फेडरेशन है उसने फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना है मनीषा रामदास को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें तो जो आपका BWF है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में।
और इसी में अगर हम देखते हैं तो जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पैरा प्लेयर ऑफ द ईयर, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। यहाँ पे हम जनरली प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल रहे विक्टर एक्सेल्सन, और प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल रहीं अकाने यामागुची, जापान। अकाने यामागुची ये कहाँ से हैं? जापान से हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रीन स्टील प्लांट। तो ग्रीन स्टील प्लांट जो है ये इस्टेब्लिश हो रहा है दुक्कम पोर्ट, ओमान में। ओमान का एक शहर है दुक्कम, और वहीं दुक्कम में ही दुक्कम पोर्ट है जहाँ पे ग्रीन स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा है। और इसमें जिंदल सदीद ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट करेगा $3 बिलियन, यानी कि 3 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा जिंदल सादिद ग्रुप। और चूँकि ओमान की बात हो रही है तो अभी ओमान के साथ हमारे इंडिया की एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था नसीम अल बहर। नसीम अल बहर वाज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इसके बाद एक बर्ड है जिसका नाम रखा गया है अर्जुन। क्यों ये नाम अर्जुन रखा गया तो इसको हम समझते हैं। इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया है उसको, जो एनिमीज़ के ड्रोन होंगे उनको हवा में ही नष्ट करने के लिए, ठीक है। द बर्ड trained by Indian Army to prey on enemy's drone is named as Arjun. After that, the next point is Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री। तो इसकी लिस्ट आई है 100 टॉप डिफेंस कंपनीज इन वर्ल्ड 2021। तो अगर हम देखें कि 2021 में जो भी आपकी कंपनीज़ रहीं उनमें टॉप 100 में कौन रहा, तो सबसे पहले तो हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में 2 कंपनी हैं जो टॉप 100 में आई। एक है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। तो HAL की रैंक रही 42वीं 42nd, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रैंक रही 63rd। फर्स्ट रैंक पे रहा लॉकहेड मार्टिन जो कि USA का है। और आपको बता दें कि ये जितनी भी कंपनीज़ रहीं, इसमें जितना भी हम अगर बात करते हैं कि जो डिफेंस में का जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो पूरे दुनिया में जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें 51% जो है वो आपकी USA की कंपनियों ने किया है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम अगर आपको बताएं तो जो ये टॉप 100 की हम बात कर रहे हैं, जो इस सूची में शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की बात कर रहे हैं, उसमें शीर्ष 5 पे USA की हैं। मतलब अगर टॉप 5 देखें तो वो 5 USA की हैं। और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, डिफेंस यानी कि रक्षा संबंधित निर्माण की अगर बात करें, तो ये 5 कंपनियां जो इस 100 की लिस्ट में टॉप 5 हैं, जो कि सारी की सारी USA से हैं, वो अकेले 33% मैन्युफैक्चर करती हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि USA में कितना ज़्यादा डिफेंस का इंफ्रा है, वहाँ पे कितना बनाया जाता है, डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर यानी कि रक्षा पे कौन देश कितना खर्चा करता है, तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है USA और सेकंड रैंक पे है चाइना, और तीसरे पे है इंडिया। तो पूरे विश्व में रक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्चा करने वालों में टॉप 3 देश हैं USA यानी कि अमेरिका, चीन और भारत। हु परचेज मोस्ट आर्म, सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे, तो अगर हम देखें तो उसमें फर्स्ट रैंक पे रहा सऊदी अरबिया, और सेकंड रैंक पे रहा इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के मामले में। सबसे नंबर 1 पे रहा सऊदी अरबिया, दूसरे पे इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, अंतर्राष्ट्रीय दाल के वर्ष का उद्घाटन समारोह 2023। तो ये कहाँ हुआ? ये इटली में हुआ। और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संघ जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है किसको? अंतर्राष्ट्रीय दाल के वर्ष का उद्घाटन समारोह हुआ इटली में उसको। और इंडियन ईयर ऑफ मिलेट्स ये रहा 2018। देखिए, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय दाल का वर्ष कहा गया वो 2023 है, लेकिन जब हम इंडियन की बात करते हैं तो वो 2018 है। इन इंडिया 41% मिलेट्स ऑफ वर्ल्ड,
भारत में दुनिया का 41% दाल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दीना बोलुआर्ते का। दीना बोलुआर्ते, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। इसके बाद है केवी साजी। तो केवी साजी इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। इनको बनाया गया है केवी साजी को नाबार्ड का चेयरमैन। नाबार्ड का अगर हम पूरा नाम देखें तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर हम देखते हैं हमारा 18 पॉइंट है कि 2022 ऑस्ट्रेलिया पीएम्स प्राइज़ फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड साइंस टीचिंग। तो विज्ञान के शिक्षण में जो उत्कृष्टता का पुरस्कार है, विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्टता का जो पुरस्कार था 2022 का सेकेंडरी स्कूल का, वो मिला है वीना नायर को, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी भारतीय मूल की महिला हैं वीना नायर। ये शिक्षक हैं सेकेंडरी स्कूल में ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे उनको ये साइंस टीचिंग के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं केरला की। तो इट विल बिकम 100% रीन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट बाय 2040 एंड नेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। तो केरला ने अभी अनाउंसमेंट किया कि वो 100% यानी कि 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित राज्य बन जाएगा 2040 तक। आपको जहाँ पे भी ये टारगेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 2040 तक या 2025 तक, ऐसे बहुत सारे टारगेट वाले हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, उन सभी को हमें अच्छे से याद रखना है। इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बन जाएंगे, शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बन जाएंगे 2050 तक। केरला विल बी द नेट कार्बन न्यूट्रल स्टेट बाई 2050। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी इंडिया की 9वां राष्ट्रीय दल बना है, इंडियाज़ 9th नेशनल पार्टी। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।